पड़ेगी। ठंड भी बहुत तेज है। पिछली बार भी मैंने उधार लेकर लकड़ी रखवाई थी राजेश। उस कर्ज का बाकी पैसा तो अभी भी देना बाकी है। इस बार मैं किससे मांग कर लाऊं? घर में पैसे नाम के कोई चीज नहीं बची। मुझे भी डर लग रहा है। माँ का बुखार बढ़ता जा रहा है और दवा भी नहीं ले पा रहे। हमें कुछ तो करना होगा। मैं कल अपने मटका बेचने के पैसे से कुछ लकड़ियाँ और दवा लाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम बाहर जाओगे तो क्या होगा राजेश? रात इतनी ठंडी है। अगर तुम बाहर जाओगे तो क्या होगा राजेश? रात इतनी ठंडी है और तुम्हारे पास जो काम भी है उसका क्या? पर माँ के लिए कुछ करना जरूरी है। मैं गांव वालों से भी मदद मांग कर आती हूँ। राजेश घर से निकालकर सीधा चौपाल की ओर जाता है। चौपाल पर सरकारी लकड़ियां जल रही होती है और कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। अरे राजेश, तुम भी ठंड से बचने के लिए चौपाल पर आ गए क्या? नहीं भाई, मैं ठंड से बचने नहीं आया। असल में मैं कुछ लकड़ियाँ लेने आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं थोड़ी सी लकड़ी ले जाऊं। अरे ओ राजेश, ये कैसी बात कर रहा है तू? तुम्हारी माँ तो हमारी भी माँ जैसी हैं। तू जितनी चाहे उतनी लकड़ियाँ ले जा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ भाई, यहाँ लकड़ियाँ बहुत हैं। हर किसी के हिस्से की बची पड़ी हैं। चकुल, तेरी माँ के लिए तो हम अपनी लकड़ी भी दे देंगे। तू जल्दी ले जा, रात बढ़ रही है और ठंड भी। राजेश कुछ लकड़ियां उठाकर लेकर आता है और माँ के आगे जलाकर खुद काम के लिए निकल जाता है। राजेश जैसे ही काम पर पहुँचता है तभी उसका मालिक गुस्से में उसके सामने आ खड़ा होता है। अरे राजेश, अब आने की याद आई? कल तो तू बिना बताए गायब था। क्या अब अपने घर ही बैठने का इरादा है? नहीं मालिक, वो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लकड़ियाँ खत्म हो गई थी, इसलिए माँ के लिए लकड़ियाँ लेने गया था। सोच नहीं पाया कि देर हो जाएगी। देख राजेश, मुझे नहीं पता तेरी माँ की तबीयत खराब थी या तेरी बीवी की। यहाँ पर कोई फ्री में काम नहीं करता, सबको पैसे चाहिए और मैं किसी को यूं ही पैसे नहीं देता। मालिक, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि मजबूरी में जाना पड़ा। अब से ऐसा नहीं होगा। आप बस एक मौका दे दीजिए। नहीं राजेश, अब बहुत हो गया। आज से तू काम पर मत आना। जा, तेरी छुट्टी। मालिक, ऐसा मत कहिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? घर में बूढ़ी माँ है, कोई और सहारा नहीं है। अरे तू कहीं पर भी चला जा, मुझे तेरी कहानी सुनने का वक्त नहीं है। तेरी जगह मैंने किसी और को रख लिया है। यहाँ मजदूरों की कोई कमी नहीं है। ले, जितने दिन तूने काम किया उसके पैसे हैं ये। अब निकल यहाँ से, दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। राजेश लौटकर सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर देखा है तो सेठ हरिदास उसके घर पर ही था। लो राजेश, अच्छा हुआ तुम मिल ही गए। अब जल्दी से घर का किराया निकालो। 3 महीने से एक भी पैसा नहीं दिया तुमने। सेठ जी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। काम बंद पड़ा है। माँ की दवाई में जो थोड़ा बहुत था वो भी खर्च हो गया। मैं किराया कहाँ से दूं? देखो राजेश, ये सब बहाने मुझ पर मत चलाओ। मुझे नहीं पता कि तू किराया कहाँ से देगा। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए, और वो आज ही। सेठ जी, ठंड का मौसम चल रहा है, माँ बीमार है। ऐसा वक्त में घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं जैसे तैसे पैसे जुटा लूंगा। राजेश, मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूँ। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि महीने की पहली तारीख तक किराया चाहिए। अब तू कुछ मत बोल, बस ये घर खाली कर दे। सेठ जी, दया कीजिए। मैं अभी घर कहाँ ले जाऊं अपनी माँ को? ठंड में वो बाहर कैसे रहेंगी? 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, बस 2 दिन। नहीं राजेश, अब देर हो चुकी है। मैंने ये घर किसी और को किराए पर दे दिया है। वो लोग कल ही आने वाले हैं। तू और तेरी माँ आज ही निकल जाओ यहाँ से। सेठ राजेश को और उसकी पत्नी राधिका को और उसकी माँ को तीनों को बाहर निकालकर खड़ा कर देता है। राजेश बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड हो रही है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लगता है सांस भी घुटने लगी है।
माँ चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा, बस तू हिम्मत रखो। हाँ बेटा, पर ठंड के मारे मेरी कुल्फी सी जम रही है। ऐसे ना हो कि मैं यहीं ठिठुर ठिठुर कर मर जाऊं। तुम समझ रहे हो ना, मेरी तबीयत सच में बिगड़ती जा रही है। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए, पास ही चौपाल है, वहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी होंगी, हम उन्हें जलाकर रात बिता लेंगे। कम से कम तुम्हें थोड़ी गर्माहट तो मिलेगी। ठीक है बेटा, पर जल्दी चलो, मेरी सांसें कहीं अटक ना जाएं। ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी ही पैदल। तुम दोनों संभाल कर चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। राजेश और उसकी माँ और राधिका तीनों चौपाल पर पहुंच जाते हैं और आग जलाकर वहीं खड़े हो जाते हैं। इतने में एक पुलिस वाला आता है। अरे, इतनी रात को यहाँ चौपाल पर क्या कर रहे हो? ये लकड़ियाँ सरकारी हैं, कोई फ्री की नहीं है जो आधी रात को जला रहे हो। साहब, हम बहुत परेशान हैं, हमें हमारे घर से निकाल दिया गया। माँ की तबीयत बहुत खराब है, ठंड भी बहुत तेज है, इसलिए सोचा थोड़ी सी लकड़ियाँ जला लें ताकि रात कट जाए। ये लकड़ियाँ दिन में सरकारी काम के लिए रखी जाती हैं, रात को जलाने के लिए नहीं, समझे? तुम लोगों को इनका इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। चलो यहाँ से निकलो फौरन। साहब, बस थोड़ी देर और रुक जाने दीजिए, माँ की हालत ठीक नहीं है, बाहर बहुत सर्दी है। मैंने जो कहा वो सुन लिया ना? अब निकलो यहाँ से, अगर फिर देखा तो थाने ले जाऊंगा। चलिए माँ, यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा, किसी तरह और जगह देखते हैं। बेटा, अब कहाँ जाएंगे? मेरे पैर भी जवाब दे रहे हैं। बस थोड़ा चलिए माँ, कहीं ना कहीं छत तो मिल ही जाएगी। तीनों चलकर एक सेठ के घर के बाहर जाकर रुक जाते हैं और भाई रात बिताने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे रात बीतती गई, ठंड अपने चरम पर पहुंच गई। राजेश अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी माँ की सांसें धीमी पड़ने लगीं, होठ नीले पड़ गए और हाथ ठंडे जैसे बर्फ हो गए। माँ बिल्कुल शांत लेटी थी, उनके चेहरे पर जैसे सुकून उतर आया हो। सुबह उठकर जब राजेश ने देखा तो उसकी माँ की सांस नहीं चल रही थी। वो समझ गया कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक सेठ। अरे भाई, ये कौन है? इतनी सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम लोग? साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे और मेरी माँ को कहीं और जगह नहीं मिली, इसलिए हम आपके घर के बाहर ही रात गुजार रहे थे। मौसम बहुत ठंडा था, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए। साहब, एक बुरी बात हो गई है, मेरी माँ ठंड से वो अब नहीं रही। कल रात हम जहाँ जहाँ भटकते रहे, किसी ने